हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12th की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। यानी कि कई वर्षों तक अंग्रेजों के शासनकाल के बाद इसके बाद जो है कांग्रेस ने कई साल तक शासन किया। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, डिटेल वे में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और अगर आप नए नहीं हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक ये है कि एक दल के प्रभुत्व का दौर। देखिए, मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि कांग्रेस जो है अपनी स्थापना के समय व्यापारिक वर्गों के एक हित का समूह था। ठीक है, बाद में जो है ये एक विचारात्मक गठबंधन, गुटों में तालमेल और एक सहनशीलता जो है इसकी विशेषता बन गई। तो कांग्रेस ने बहुत साल तक शासन किया। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र स्थापित करने की ये एक चुनौती थी। कैसे थी ये भी आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। इस चैप्टर को हम जब पढ़ लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना, आज़ादी के बाद के शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा और जो है विपक्षी दलों और उनकी नीतियों का उद्भव, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, आपको अब जो है अंदाज़ा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म जो है किन किन कठिनाइयों में, किन किन परिस्थितियों में हुआ। ठीक है, तो अपने देश के सामने जो है शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी और ये जो गंभीर चुनौतियां थी ना, इसके बारे में जो है हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं। और ऐसी चुनौतियों के चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने ना ये फैसला लिया कि वो भी लोकतंत्र नहीं अपनाएंगे। और ये जो नेता हैं, इनका तर्क ये था कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से, यानी कि अंग्रेजों के शासन के चंगुल से आज़ाद हुए कई देशों ने ना इसी कारण से जो है लोकतंत्र को नहीं अपनाया। वहाँ पे अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। ठीक है, तो ये जो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी ना, इसके कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, कहीं पर प्रभावी नियंत्रण किसी नेता के हाथ में था, तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ और कहीं कहीं पर तो सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाली। तो अलोकतांत्रिक शासन जो है, इनकी व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर दिया जाएगा। बहरहाल, एक बार कहीं अलोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए ना, तो फिर उसे बदल पाना नामुमकिन, यानी कि बहुत मुश्किल होता है। अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में भी जो है परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आज़ाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज़्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। ठीक है, नेताओं ने क्या किया ना, कोई और रास्ता चुना होता तो वो आश्चर्य की बात होती। क्यों? क्योंकि हमारे जो है स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता जो है ना लोकतंत्र से थी। हमारी जो प्रतिबद्धता थी वो लोगों की से थी, देश की जनता से थी। ठीक है, हमारे नेता ना लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत थे। वो मतलब उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव को सोचकर उन्होंने संविधान की रचना भी की है। ठीक है, और वे जो है ना राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे जो है राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। हर समाज के लिए ये फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा, वह जो है किन कायदे कानून पर अमल करेगा। चुनने के लिए जो है हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। अब देखिए, किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, आप सभी को पता है। इनकी आकांक्षाएं भी अलग अलग होंगी, ये एक दूसरे की विपरीत होती हैं। ठीक है, तो ऐसे में ना हम विभिन्न समूहों के हितों के आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं। अब इसी सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। देखिए, सत्ता और प्रतिस्पर्धा, यानी कि सत्ता और उसके लिए कंपटीशन होना। ठीक है, राजनीति के दो सबसे ज़्यादा जाहिर चीज़ें हैं, लेकिन आप ये देखो कि राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जो है ना जनहित का फैसला करना है, जनता के हित का फैसला करना है, उस पर अमल करना है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया। हमने जो है 11वीं कक्षा में बहुत अच्छे से तरीके से देखा कि हमारा संविधान कैसे बना। आपने नहीं देखा होगा तो क्लास 11th पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा।
आपको ये याद होगा कि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इस पर हस्ताक्षर जो है 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ और 26 जनवरी 1950 पर ये जो है अमल में आया, यानी कि हमारा संविधान जो है वो लागू हो गया। ठीक है, कुछ बाहर के पॉइंट होंगे वो भी मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। तो उस वक्त क्या था कि देश का शासन जो था ना, अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा ये था, वक्त की मांग ये थी कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो है चलाए, है ना। और संविधान के नियम तय कर दिए गए थे और क्या किया गया था, अब इन्हीं नियमों पर अमल करने की ज़रूरत थी। शुरू में क्या हुआ कि शुरू में ये ख्याल था ना कि ये जो काम है महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 की जनवरी में हो गया हुआ है ना। सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सुकुमार सेन जो है पहले चुनाव आयुक्त थे और उम्मीद ये की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव जो है 1950 में ही किसी वक्त हो जाएगा। बहरहाल चुनाव आयोग ने ये पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। देखिए, चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था, फिर जो है मतदाता सूची यानी कि मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची बनाना भी जरूरी था। अब इन दोनों कामों में ना बहुत सारा समय लगा, ठीक है। और मतदाता सूचियों को जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ ना तो पता ये चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। अब इन महिलाओं को अल्लाह की बेटी, फला की बीवी के रूप में दर्ज किया गया, ठीक है। और चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। आयोग ने फैसला किया ना कि संभव हो तो इसका पुनराविलोकन किया जाए और ज़रूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। अब आप ये देखिए कि इससे जो है वैसे चुनाव तो हो नहीं सकता है, ठीक है, कि जो पारदर्शी हो। आखिर 40 लाख महिलाएं छूट गई तो कैसे होगा, है ना। यह अपने आप में हिमालय में चढ़ाई जैसा एक दुष्कर काम था, ठीक है। इतने बड़े पैमाने पर ऐसा काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। और उस वक्त आप देखो देश में 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे और इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे, यानी कि लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। अब इस चुनाव आयोग को ना मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया, ट्रेनिंग दिया। अब देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही ना पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था और ये होना ही था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी, ठीक है। और ऐसे माहौल में ये चुनाव जो था लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था और इस वक्त तक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था, ठीक है। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था, आप ये देखो। और ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल किया जा रहा था, ठीक है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम भरा कार्य था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही यह देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था कि आने वाला वक्त अब और कहीं ज़्यादा जानकर दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की ये बेहूदी नौटंकी देखेगा। चुनावों के 2 बार स्थगित करना पड़ा चुनाव को। आखिरकार आप देखो कि 1951 के अक्टूबर से 52 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव को अमूमन 1952 का चुनाव ही कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान जो है 1952 में हुआ, ठीक है। और चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना के कुछ 6 महीने लग गए। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। आप ये देखो कि औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार जो है चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने भी इस परिणामों को निष्पक्ष बताया। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया।
टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये माना कि इन चुनावों ने उन सभी आलोचकों को संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौम मताधिकार के इस शुरुआत को इस देश की जोखिम भरा सौदा मान रहे थे। देखिए, देश के बाहर के जो पर्यवेक्षक थे, ठीक है, यानी कि जो सुपरविजन करने वाले थे, वो भी हैरान थे बहुत। हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा ये भी पढ़िए आप, कि ये बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया। ठीक है, और 1952 का जो आम चुनाव था ना, वो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अब जो है ये दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी या अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते, तो ये तर्क बिल्कुल गलत साबित हो गया। ठीक है, और यह बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का कॉन्सेप्ट जो है वो पास हो गया। आइए बॉक्स की चीज़ें भी देख लेते हैं। मतदान के बदलते तरीके, आप देखते होंगे कि इस समय जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही चिन्ह बने होते हैं, आपको जो है उस पर क्लिक करना होता है। अब इसके ज़रिए मतदाता जो होते हैं वो उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद जाहिर करते हैं, लेकिन शुरू में इसके लिए दूसरा तरीका अपनाया गया था। पहले क्या होता था, आम चुनाव में फैसला किया जाता था कि हर एक मतदान केंद्र में प्रत्येक उम्मीदवार के एक मतपेटी रखी जाएगी और मतपेटी पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित होगा और प्रत्येक मतदान को एक खाली मतपत्र दिया जाएगा जिससे वह अपनी पसंद के उम्मीदवार की मतपेटी में डालेगा। और इस काम के लिए तकरीबन 20 लाख स्टील के बक्से इस्तेमाल हुआ। पंजाब में एक पीठासीन अधिकारी ने मतपेटियां जो है वो तैयारी का ब्यौरा कुछ इस तरह बयान किया। देखिए, हर एक मतपेटी के भीतर और बाहर संबद्ध जो है उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह अंकित करना था। मतपेटी के बाहर किसी एक तरफ उम्मीदवार का नाम उर्दू, हिंदी, पंजाबी में लिखना था। इसके साथ साथ चुनाव क्षेत्र, चुनाव केंद्र, मतदान केंद्र की संख्या भी यहीं दर्ज करनी थी। उम्मीदवार के आंकिक ब्यौरे वाला एक कागजी मुहरबंद पीठासीन अधिकारी के दस्तखत के साथ मतपेटी में लगाना था। मतपेटी के ढक्कन को तार के सहारे बांधना था। इसी जगह पर मुहरबंद लगाना था। ये सारा काम चुनाव की नियत तारीख से ठीक एक दिन पहले करना था। अब देखिए कितना काम होता था। चुनाव चिन्ह और बाकी ब्यौरों को दर्ज करने के लिए मतपेटी को पहले सरेस कागज और फिर ईंट के टुकड़े से रगड़ना पड़ता था। कुल 6 लोगों ने 5 घंटे लगातार काम किया, तब जाकर जो है यह काम पूरा हुआ। और इस काम में मेरी 2 बेटियां भी लगी हुई थी। यह सारा काम मेरे घर पर ही हुआ। तो ये चीज़ें थी, और अब जो है इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आ गई है, तो ये बहुत सही हुआ है। तो देखिए, पहले जो 3 चुनाव हुए इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी कि कांग्रेस की जीत हुई। देखिए, पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इस चुनाव में जीत जाएगी, और जीती भी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था, और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। आखिर इसी के सदस्यों ने तो आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, इसी में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी सब लोग थे। ठीक है, तो तब जो है तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी ने खुद ने जो है, जवाहरलाल नेहरू थे जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की और पूरे देश का दौरा किया। और जब चुनाव परिणाम घोषित हुए ना, तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत ने बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें जीती, और इस तरह वह जो है किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गया था। ठीक है, जहां तक सीटों की पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनावों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पे थी, ध्यान रखेंगे, और उसे जो है कुल 16 सीटें हासिल हुई। आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये जो येलो से बना हुआ है, ये है 1952 से 67 के दौरान कांग्रेस शासित राज्य। तो मैक्सिमम जो है कांग्रेस शासित राज्य है, मैक्सिमम जगह कांग्रेस की जीत हुई थी। और ये जो रेड पोर्शन से है, ये थोड़ा सा पोर्शन केरल का, यहाँ पे जो है कम्युनिस्ट, यानी कि केरल डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इनका शासन था। देखिए लोकसभा में सीटें, यहाँ पे देखिए 364 कांग्रेस की, यहाँ पे 371। तो 3 दशकों में जो है कांग्रेस की जीत हुई। देखिए,
लोकसभा के चुनाव के साथ साथ ना विधानसभा के चुनाव भी कराए गए। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनावों में भी बड़ी जो है जीत हासिल हुई। त्रावणकोर, कोचीन जो आज का केरल का एक हिस्सा है, मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज किया। आखिरकार ये 3 राज्य में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन जो है कायम हुआ और उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू जो है पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। यहाँ तक चुनावी मानचित्र दिया गया है, हमने देख लिया इसे, ठीक है। 1952 से 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी, देखिए पूरे क्षेत्र में थी हावी, है ना। दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ और इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति बरकरार रखी और 3/4 सीट मिली, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती ना, उसका दशांश भी यानी कि 10वां हिस्सा भी कोई विपक्ष पार्टी नहीं जीत सकी। ये देखिए किस प्रकार दबदबा था, है ना। विधानसभा के चुनावों में कहीं कहीं कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण उदाहरण केरल का है। 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान लें तो ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। अब देखिए कांग्रेस पार्टी की जीत का ये जो आंकड़ा था और दायरा हमारी चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। देखिए चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। मिसाल के लिए आप देखिए 1952 में कांग्रेस पार्टी के कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस को 74%। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। उसे 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% जो है वोट मिले थे, लेकिन यह पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत पाई। आखिर ये हुआ कैसे? पिछले साल भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब में आपने सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, आप जरूर देखें, ठीक है। इससे जुड़ी चर्चा को अगर याद करें तो आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। देखिए हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली ना, इसमें सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीकों को अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी जो है बाकियों के अपेक्षा थोड़े ज़्यादा वोट हासिल करती है ना, तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज़्यादा सीट हासिल होती है और यही चीज़ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। देखिए अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज़्यादा होंगे, लेकिन गैर कांग्रेसी जो है वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बट गए ना, तो क्या हुआ, इस तरीके से कांग्रेस बाकी पार्टियों की तुलना में आगे हो गई और उसने ज़्यादा सीटें जीती। आइए थोड़ा सा मैं आपको कांग्रेस के बारे में, उसके राजनीतिक सफ़र के बारे में बताती हूँ। देखिए आज़ादी के पहले की अगर मैं बात करूँ तो स्वतंत्रता संग्राम की धुरी रही थी कांग्रेस पार्टी, और आज़ादी के बाद जो है ये सबसे अकेली जो है सबसे बड़ी पार्टी थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक वक्त था ना जब इस जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इसको केंद्र की सत्ता में पूरे 25 सालों तक कोई सीधी टक्कर देने वाला भी नहीं था। आज आलम ये है देखिए कि केवल 9 राज्यों की सत्ता में कांग्रेस की मौजूदगी है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आज़ादी के पहले स्वतंत्रता संग्राम की धुरी रही कांग्रेस पार्टी जो है वो सबसे अकेली पार्टी थी, ठीक है। अब ये देखो आज़ादी के बाद की अगर मैं बात करूँ 1952 में देश में पहले चुनाव कांग्रेस सत्ता आई, ठीक है। 1977 तक देश पर केवल और केवल कांग्रेस का ही शासन था, ठीक है। यानी कि इस साल हुए चुनाव में जनता पार्टी ने कांग्रेस की कुर्सी छीन ली। हालांकि 3 साल के अंदर ही 1980 में कांग्रेस वापस गद्दी पर काबिज हुआ। सुनते जाइएगा कैसे कैसे कांग्रेस का इतिहास रहा। 1989 में क्या हुआ कि कांग्रेस को फिर से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आप ये देखो 1991, 2004, 2009 में कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र में सत्ता हासिल की। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस जो है कई बार विभाजित हुई। करीब 50 नई पार्टियां जो हैं इस संगठन से निकलकर बनी। इनमें से कई निष्क्रिय हो गए, ठीक है, कईयों ने आईएनसी और जनता पार्टी में विलय कर लिया। कांग्रेस का सबसे बड़ा विभाजन जो है वो 1967 में हुआ, जब जो है इंदिरा गांधी ने ना अपनी अलग पार्टी बनाई जिसका नाम आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा, और 1971 के चुनाव के बाद चुनाव आयोग ने इसका नाम आईएनसी ही कर दिया, ठीक है। ये चीज़ है। युवाओं, छात्रों, महिलाओं, व्यापारियों के लिए पार्टी जो है
अलग अलग विंग है। छात्रों के लिए जो है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है। युवाओं के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस, व्यापारियों के लिए इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो ये चीज़ है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना 9 सितंबर 1938 में नेशनल हेराल्ड नाम के एक अखबार निकाली थी और इसे नेहरू के मुखपत्र के तौर पर देखा गया। पैसों की कमी के चलते 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो गया। तो ये था कांग्रेस का इतिहास। और 2014 में तो आप सभी को पता ही है कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने मतलब कहीं का भी नहीं छोड़ा कांग्रेस को और भारी बहुमत से जो है जीता जनता पार्टी, और नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री बने, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो 1957 में देखिए केरल के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस प्रकार कम्युनिस्टों की जीत हुई थी। 1957 में क्या हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ा। कैसे, ये भी देखिए। 1957 के मार्च के महीने में विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए ना सबसे ज़्यादा सीटें मिली। कम्युनिस्ट पार्टी को जो है कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन प्राप्त हो गया। तो राज्यपाल ने क्या किया कि कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने के लिए न्योता दिया। और ये जो है ना दुनिया का पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो है लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए बनी। कांग्रेस में सत्ता से बेदखल होने पर ना कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता के इस वायदे के साथ आई कि वह कुछ क्रांतिकारी और प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। ये चीज़ें थी। अगस्त 1959 में अपने मंत्रालय के बर्खास्त किए जाने के बाद त्रिवेंद्रम में जो है कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन का नेतृत्व जो है SM नंबूदरीपाद ने किया। तो देख पा रहे होंगे आप ये। तो पार्टियों के बारे में जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जो है कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी इसके बारे में जो है हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।